तो मेरा पहला सवाल यही है कि 2024 करीब है और आपने जिस तरह से एक स्थायित्व दिया है मुख्यमंत्री की कुर्सी को, क्योंकि एक समय था, क्योंकि मैं भी यहीं की हूँ, तो एक समय था दिल्ली में लगता अरे फिर अब मुख्यमंत्री बदल गए, एक और मुख्यमंत्री बदल गए, तो आपने एक स्थायित्व आप लाए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को, उसके लिए धन्यवाद आपका। और ज़रा आप ये बताइए इस समय क्या चुनौतियाँ या क्या फोकस एरिया है, 2024 एकदम करीब है, सामने है? नहीं, देखिए हमारे सामने चुनौती है अच्छा प्रशासन देना, अच्छी सरकार देना, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड की धरती से एक विशेष लगाव है, एक कर्म और मर्म का रिश्ता उन्होंने केवल व्यक्त ही नहीं किया है बल्कि धरातल पर उसको उतारा भी है। बहुत सारी योजनाएं, और अभी हाल में जब वंदे भारत एक्सप्रेस जिस दिन उत्तराखंड को समर्पित हुई थी, उस दिन उन्होंने विकास के 9 रत्न उत्तराखंड को जो दिए हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया था। उन 9 रत्नों पर तेज़ी से काम हो और उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं और यहाँ के लोगों की जो आंदोलन के समय और जिस समय राज्य प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन सभी को धरातल पर उतारें और एक एक करके एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति जो देश के अंदर लागू हुई है उसे हम उत्तराखंड के अंदर लागू करें। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है, और चुनौती हर समय आती है। क्योंकि अभी आप जोशीमठ की बात कर रही थी, वो भी हमारे लिए एक चुनौती रही है, और ये चुनौती वर्ष भर हमको कभी भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारा राज्य ऐसी भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, हिमालय का राज्य है, तो समय समय पर हमको इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से हम धीरे धीरे सभी चुनौतियों पर पार पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो भी चुनौतियाँ होंगी उनको भी आप सबके सहयोग से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सहयोग से उन सभी को आगे बढ़ेंगे, और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, संकल्प नए उत्तराखंड का और विकल्प रहित संकल्प लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। चार धाम का सीज़न चल रहा है, बहुत पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, घंटों लंबा जाम देखने को मिल रहा है। आपने शायद एक समय कैप लगाने की भी बात की कि भैया आइए, लेकिन फिर किस तरह से आप आगे फोकस देखते हैं? क्योंकि देखिए देश की राजधानी से बहुत करीब है, बहुत करीब ये राज्य है जिससे तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, सिर्फ तीर्थ के लिए भी आते हैं और कई लोग पर्यटन के तौर पर भी आते हैं। तो क्या आपका किस तरह से आप जो ये घंटों लंबा जाम देख रहे हैं जो लग जाता है, कैसे इससे निजात पाएंगे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना केंद्र का आशीर्वाद है, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से आपने कहा, प्रधानमंत्री का जिक्र किया, बहुत स्नेहपूर्ण रवैया है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। बड़े बड़े मॉल्स और होटल्स तो हैं। देखिए, जैसे अभी आपने ही कहा कि यहाँ पर रोडें काफ़ी अच्छी बन गई हैं, चार धाम मॉल प्लेजर रोड तेज़ी से बढ़ी हैं। एक समय था जब यहाँ से बद्रीनाथ जाना पूरे दिन भर का और कई घंटों का काम होता था। अब यहाँ ऋषिकेश से शुरू करते हैं और बद्रीनाथ कब पहुँच जाते हैं पता ही नहीं लगता है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, इस रोड का काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप भी अगर प्लेन से आई होंगी तो अगली बार रोड से आना ही प्रेफर करेंगे। रोड से ही आती हूँ मोहन, मेरा घर है यहीं पे। तो वो तो मुझे पता है ऋषिकेश में आप, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की जो फ्लाइट हैं वो बहुत कम हो जाने वाली हैं। अन्य जगह की फ़्लाइट तो चलने वाली है, लेकिन देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट कम हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली का सफ़र पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से पहले देहरादून से हरिद्वार जाते थे, कई घंटों लग जाते थे, 3 घंटे भी लग जाते थे, कभी उससे ज़्यादा समय भी लग जाता था। लेकिन अब अगर ये वीकेंड के दिन ना हो तो ये 45 मिनट में सफ़र पूरा हो जाता है। आने वाले समय में काशीपुर जाना हो, गढ़वाल से कुमाऊँ, देहरादून से काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी जाना हो या आगे जाना हो, तो वो दूरी भी हमारी कम होने वाली है, क्योंकि अफजलगढ़ से नजीबाबाद सीधे सीधे सड़क बनने वाली है, जहाँ से 1 घंटे का सफ़र हमारा ये भी कम होने वाला है। भारतमाला श्रृंखला की सड़कें बन रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद जो आपने कहा है कि जाम की स्थिति,
जाम की स्थिति जरूर आजकल हो रही है और कम जाम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नैनीताल में भी जाम है, हल्द्वानी भी जाम है, रुद्रपुर भी है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, सब जाम हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड आने का लोगों का एक आकर्षण बढ़ा है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और चार धाम यात्रा में मौसम खराब हो जा रहा है, बर्फबारी हो रही है, हम अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में 30,000 से 40,000 केदारनाथ जी के रजिस्ट्रेशन है और अभी तक 30 लाख के लगभग लोगों ने, इतनी सी यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई है और 30 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और सबसे ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने जो है केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं, 10 लाख के लगभग वो भी यात्रा पहुंच गई है। और जैसे ही फ्राइडे होता है, फ्राइडे के दिन यहाँ देहरादून से लेकर मुजफ्फरनगर तक जाम लगता है। और मैं भी एक दिन सड़क से गया तो मैंने जानने की कोशिश करी कि इतना क्यों हो रहा है, तो बोले कि जैसे ही फ्राइडे होता है सारे लोग जो है उत्तराखंड आना चाहते हैं। इसलिए ये जाम की समस्या अभी तात्कालिक रूप से है और ये आगे भी होने वाली है। इसलिए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आपने करी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसको आगे आने वाले 25 सालों में किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का दबाव होने वाला है, किस प्रकार से आबादी बढ़ने वाली है, किस प्रकार से लोगों का आवागमन होने वाला है, उन सभी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। पार्किंग, यातायात। और वैसे भी अभी जो हमारे पास, मैं नीति आयोग की बैठक में भी मैंने नीति आयोग से भी अनुरोध किया था कि हमको जो हमारे राज्य को जो सुविधाएं मिलती हैं या जो केंद्र की जो स्कीम होती है उनमें जो हमको प्रतिशत में भाग मिलता है, वो मिलता है हमको हमारी 1,25,00,000 के लगभग जो जनसंख्या मापी जाती है उसके आधार पर। लेकिन हमको जो है प्रत्येक साल इससे 6 गुना 7 गुना ज़्यादा, लगभग 7 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम करना पड़ता है। एक बड़ी संख्या है, इसलिए हमने भारत सरकार से भी, नीति आयोग से भी इस पर जरूर विचार करने का अनुरोध किया है। लेकिन उसके बावजूद आने वाले 25 साल कैसे होंगे, जो हमारे अमृत काल जिसमें हम लोग प्रवेश कर गए हैं, इस अमृत काल में हमें किन किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे आने वाले समय के लिए तैयार होना है, उस दिशा में हम रोड मैप बना रहे हैं। बिल्कुल, यहीं के कुछ स्थानीय लोग मुझे बता रहे थे कि जो शामपुर से यू टर्न है, जब कोई दिल्ली से आ रहा है तो वहाँ पे ऑल्टरनेट रूट हो सकता है। फिर जब आप लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो जो ऋषिकेश शहर की मूलतः एक जो पतली सड़क है वो बहुत संकरी पतली हो जाती है और वहीं से आगे तो रोड्स बहुत बड़ी बन गई हैं, लेकिन वो पतली जो रोड ब्लॉक वो एक नहीं, उस पर आरओबी आ गया है, आरओबी आ रहा है, रोड ओवर ब्रिज, तो वो बनेगा जल्दी, क्योंकि वहाँ पर जाम की बहुत समस्या है। श्यामपुर के पास मुझे उसकी जानकारी अच्छे से है। अब अगला सवाल, ये कांवड़ यात्रा भी आने वाली है और मुझे वो सब बताया जा रहा था कि भाई सपोज 3 करोड़ कांवड़ आते हैं, आस्था उनकी लगातार बढ़ रही है इतने सालों में, और अगर एक कांवड़ भी आता है तो अगर वो 2,000 रुपये खर्चेगा अपनी इस पूरे यात्रा में, तो आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था पे कितना योगदान होगा, करीब 6,000 करोड़ का। ये बहुत बड़ी संख्या अपने आप में हो जाती है। लेकिन फिर कभी कभी व्यवस्था, शोर शराबा या कुछ परेशानी आ जाती है, ट्रैफिक को लेकर भी आ जाती हैं, तो उस लिहाज से आस्था भी रहे और व्यवस्था भी रहे, जो क्योंकि कितने लोग, मैं बार बार कह रही हूँ कि तीर्थ के लिए भी आते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं और इस राज्य की खूबसूरती को निहारने के लिए, यहाँ पे समय बिताने के लिए, दिल्ली की भागदौड़ से दूर अपने रहने के लिए आते हैं। तो उस लिहाज से क्या विचार आपका? देखिए, 2 साल 20 और 21 में कांवड़ यात्रा हो नहीं पाई कोरोना महामारी के कारण से, और 22 में गत वर्ष कांवड़ यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी हुई। जो 3 करोड़ आप कह रही हैं वो कम कह रही हैं, वो लगभग 4 करोड़ के आसपास यात्रा पहुंची थी और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना। चूँकि व्यवस्थाओं की दृष्टि से प्रत्येक बार ये होता था कि जिला प्रशासन, जो हमारे 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी, इन 4 जनपदों में यात्रा का ज़्यादातर मूवमेंट रहता है। तो हमने पिछली बार से व्यवस्था करी कि कांवड़ यात्रा पर आने वाला जो भी व्यवस्थित करने का जो खर्चा है उसको केवल जिलों के ऊपर न छोड़कर उसको हमने राज्य की तरफ से भी व्यवस्था करी। और साथ ही कांवड़ यात्रा एक हमारी आस्था का भी प्रतीक है। शिव भक्त कांवड़िए यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने सभी के कल्याण के लिए, और ये बड़ा संगम होता है। तो मैंने स्वयं वहाँ पर जाकर
उन सभी शिव भक्त कावड़ियों को उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, क्योंकि वो भगवान के भक्त के रूप में हमारे बीच में आते हैं। तो निश्चित रूप से मुख्य सेवक होने के नाते मैंने ये प्रयास किया कि मैं अपनी तरफ से, जो कई बार लोग ये बात करते थे कि शिव भक्त कावड़िया आते हैं और कई बार हुड़दंग मचा देते हैं, कई बार जो है कई ऐसी स्थिति कानून व्यवस्था की खराब होती है, लेकिन पिछले वर्ष जब से हमने उनका अभिनंदन किया, हमने उनका स्वागत किया, आस्था के साथ हम भी जुड़े, राज्य का प्रशासन जुड़ा, शासन जुड़ा, सरकार जुड़ी, तो एक जगह पर भी घटना कहीं पर नहीं हुई। और जहाँ ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ जो आपने कहा है आर्थिकी का, वह भी एक बड़ा आधार है, लेकिन आर्थिकी बाद में, आस्था हमारे लिए पहले है। एक अभिभावक के तौर पर अगर आप उनको समझा रहे हैं तो बहुत ही इसका स्वागत है। अब एक और मसला जो यहाँ से सुर्खियों में आ गया था, वो ये लव जिहाद का। कभी हमने उत्तराखंड में, देवभूमि में ये सब सुना नहीं था। ज़मीन जिहाद, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये क्या 2024 की, अब लोग कह रहे हैं क्या 2024 की तैयारी है, क्या हो रहा है ये राज्य में, बताइए। देखिए, यूसीसी हम सबके हित में लाए हैं और भारत का संविधान कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, और देश के अंदर लंबे समय से मांग है। और हमने तो जब यूसीसी की बात करी थी, ये हम यूसीसी की बात आज चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो सबके हित के लिए, उत्तराखंड के जो हमारा परिवेश है, हमने जब ये 2022 का आम चुनाव था विधानसभा का, उस चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे, और यूसीसी की ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का हम गठन करेंगे। और हमारा पहला निर्णय यही था कि हमने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई, और कमेटी ने स्टेक होल्डरों से, जन सामान्य से, सबसे, सभी प्रकार के लोगों से बात कर ली है, और उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। मैं समझता हूँ इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम सबके उत्थान के लिए लाए हैं। हम किसी वर्ग विशेष के लिए, एक तुष्टीकरण के लिए, वोटों के लिए जो लोग काम करते थे उनको जरूर खराब लग रहा होगा। जो लोग जिहादी प्रवृत्ति के हैं, या जिन लोगों के जो विधि के अनुसार नहीं चलना चाहते, देश के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते, वह लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश का जनसामान्य इससे प्रसन्न है। और बड़ी आबादी में मुस्लिम महिलाएं भी इसके समर्थन में आई हैं, अन्य प्रबुद्ध लोग भी इसके समर्थन में आए हैं, इसलिए इसका सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए मंशा पे लोग यहाँ पे उठा रहे हैं क्योंकि जो ज़मीन जिहाद को लेकर एक शब्द का प्रयोग किया गया, बुलडोज़र चले, अतिक्रमण की बात थी, लेकिन उसमें कहा गया कि शायद एक विशेष वर्ग ज़्यादा टारगेट में आ गया। कहा गया कि अतिक्रमण किए गए कुछ मंदिर भी उसकी जद में आए हैं, लेकिन ज़्यादा, आप बताइए स्थिति क्या है आपकी नज़र में? देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा किसी भी वर्ग को नुकसान पहुँचाना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, और उत्तराखंड के अंदर सब लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की आपस में कोई कटुता नहीं है, आपस में कोई वैमनस्य नहीं है, सबके बीच में प्रेम भाव है, सौहार्द है। लेकिन हमने ये कहा है कि जितने भी जो सरकारी हमारे ज़मीनें हैं, सरकारी स्थान हैं, उन स्थानों पर जो अतिक्रमण किया हुआ है, हमने कहा कि वो किसी वर्ग के लिए नहीं, जिसने भी अतिक्रमण किया है वो स्वतः ही हटा ले। और जिन्होंने हटा लिया अच्छा है, जिन्होंने नहीं हटाया, अभी तक 2200 से भी ज़्यादा, 2200 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनों पर अभी जो है अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है। 2200 एकड़। और आने वाले समय में जो है ये संख्या बढ़ने वाली है। अभी लगभग 3000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो सरकारी ज़मीन है, कोई एरीगेशन डिपार्टमेंट की है, कोई पीडब्ल्यूडी की है, कोई रेवेन्यू की है, या फॉरेस्ट की है। इन सब पर मिलाकर बड़ी संख्या में अभी भी अतिक्रमण है। हमने कहा है कि जिसको सभी विधि के अनुसार जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, वो हटा लें। इसमें वर्ग विशेष की कोई बात नहीं है। हाँ, ये लोग जो विधि के अनुसार नहीं चलना चाहते, जो कानून को नहीं मानते, जिनको कानून के साथ जीने की आदत नहीं है, वो बार बार इस प्रकार की बात उठाते हैं। और एक वर्ग वो है जो जिसने देश की आज़ादी के बाद, एक पार्टी वो है जिन्होंने केवल तुष्टीकरण किया है, तो उनको खराब लग रहा है। आप बताइए कौन इसको अतिक्रमण को, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को कौन जायज़ ठहरा सकता है? आप भी नहीं ठहराएंगे, कोई भी नहीं ठहराएगा। अब एक मसला है वो जो लव जिहाद का मसला है। हाँ, उत्तराखंड में इस तरह से कभी सुनने को नहीं मिला। फिर सुर्खियों में ये आया कि मामले को बनाया गया, इसमें कई सवाल उठाए गए,
और क्या क्या ज़मीनी क्या स्थिति क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ पुरुलिया की जो बात है वहाँ पे कई परिवार 40 से ऊपर परिवार छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी दुकानों को भी टारगेट किया गया विशेष समुदाय के। तो एक घबराहट और भय का स्थिति वहाँ पे बनी। तो आपका क्या आंकलन है, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? देखिए निधि जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, आप तो उत्तराखंड से ही ताल्लुक़ रखती हैं और धर्म अध्यात्म की जो नगरी है उस नगरी में ही आपकी परवरिश हुई है। तो उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का हमने किसी को अधिकार नहीं दे रखा है। और पुरुलिया की घटना हुई है, घटना के मैं कहूँ कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी घटना हुई और हमने, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कानून व्यवस्था किसी ने भी हाथ में नहीं लिया, किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई है, किसी के साथ कोई मारपीट भी नहीं हुई है। वह स्वतःस्फूर्त एक एक्सीडेंट जैसा था और उसको रोकने के लिए हमारे शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस ने पूरी तरीके से जो है वहाँ पर काम किया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप भी बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ की धर्म अध्यात्म, यहाँ की संस्कृति वो बची रहनी चाहिए। उसमें कोई हमारी बेटियों के साथ अगर इस प्रकार से छल से, किसी प्रकार से उनको छल करके, ठग करके, नाम बदल के अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होगी तो उस पर हमने कहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, बात अब अपने युवाओं की कर लेते हैं। हमारे मैंने कल आज आपके ट्विटर अकाउंट में देखा, आपने कई युवाओं को पुलिस में नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन हमारे युवा यहाँ पे धरनों पर बैठे, उनकी कई मांगे थी। जो ये भर्ती जो घोटाला हुआ उस पर आपने सख्ती से कदम उठाया। मैं यहाँ पे कई लोकल जर्नलिस्ट से भी बात कर रही थी कल, वो उससे खुश हैं कि आपने सख्ती से कदम उठाया। समय भले ही लगा, लेकिन अब भर्ती उस परीक्षाओं में ड्रॉप देखा जा रहा है, बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं। आप हमारे राज्य के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक समय देहरादून शिक्षा की नगरी, ये कहते हैं ना वो जो रिटायर्ड पीपल्स पैराडाइज होता था, यहाँ पे रोज़गार के लिए इतना पलायन हो रहा है। एक सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो पलायन का, पहाड़ों में जो पलायन की बात हमेशा रहती है, अब हरिद्वार से करीब 76% जो पलायन है ये कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। उधम सिंह नगर से 65% से ज़्यादा पलायन है एम्प्लॉयमेंट के कारण। तो युवाओं को आप क्या भरोसा देंगे, क्या उनको संदेश देंगे? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि इधर के दिनों में युवाओं के अंदर, हमारे बेटे बेटियों के अंदर, भाई बहनों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। और ये विश्वास पैदा हुआ है पिछले 10-12 सालों से लगातार। ये नकल की बात, परीक्षाओं में धांधली की बात, पेन ड्राइव पर नकल करवाना एक सामान्य सी घटना हो गई थी। हर बात उनकी शिकायत होती थी, लेकिन शिकायत के बाद कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पहली बार हमने इस पर कार्रवाई करी और 80 से भी ज़्यादा लोग इसमें जेल में गए हैं अभी तक। 80 लोग एक बड़ी संख्या है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया कि कोई छोटा है, बड़ा है। जो भी इसमें लिप्त पाया गया हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, उसके बाद हम देश का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए हैं, नकल विधेयक हम लेकर आए हैं। और उसमें हमने प्रावधान किया है कि उसमें जो है उम्र कैद की सज़ा का हमने उसमें प्रावधान किया है। जो भी नकल माफिया होगा उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। और जो परीक्षा से संबंधित कोई भी होगा, अगर वो नकल के काम में इन्वॉल्व होगा तो उसको पहली बार में 3 साल का और अगली बार में 10 साल का जो है परीक्षाओं से डीबार करने की भी इसमें हमने प्रावधान किया है। और मैं बताऊं कि इसके होने के बाद हमारे भाई बहन हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। और 4-5 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं और 5 परीक्षाओं में 5 लाख से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। एक बड़ी संख्या है, सबके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब हम परीक्षाओं में भाग लेंगे तो हमको योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर और उनकी जो पढ़ाई लिखाई होगी उसके आधार पर उनको चयन का अवसर मिलेगा। और चयन का अवसर मिल रहा है, एक नई शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से, और दूसरी बात जो आपने कही है पलायन की, पलायन हमारे यहाँ की एक बड़ी समस्या है, हमारे लिए एक चुनौती भी है। लेकिन धीरे धीरे जो हमने स्वरोजगार के बहुत अनेकों माध्यम, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में,
पर्यटन के क्षेत्र में, सभी में हमने नई जो हम नीतियां लेकर आए हैं उसमें हमारे नौजवान युवा सब उनको इस प्रकार से बनाना है कि केवल सरकारी जितनी रिक्तियां हैं या सरकारी जितने पोस्ट हैं उनसे उनका काम नहीं चलने वाला है। वो कुछ हज़ारों में होंगी, बहुत ज़्यादा हम निकाल देंगे, 40,000 50,000 हो जाएंगे, लेकिन इतने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। इसलिए नौजवान युवा वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो इस बार का सामान्य बजट था, हमने उस बजट को भी उसी दिशा में हम ले गए हैं। और निश्चित रूप से जो हमने आर्थिकी को, जीएसडीपी को अगले 5 सालों में दुगना करने का जो एक लक्ष्य लिया है वह भी हमारा इससे सार्थक होगा। 2 छोटे छोटे सवाल, एक पर्यावरण को लेकर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारी सड़कें, क्योंकि मुझे कहा गया समय समाप्त हो रहा है, तो इसलिए पर्यावरण को लेकर सड़कें बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो कानाताल में जा रही थी तो साइड में बिल्कुल सूने जंगल है, मतलब जंगल नहीं है, अब मिट्टी नज़र आती, बड़ा दुख होता है। मतलब पहाड़ियों को अगर हरियाली ना दिखे तो बड़ा दुख होता है। तो और एक समय मुझे बता रहे थे लोग कि इको टास्क फोर्स होता था, मनसा देवी लाइम रॉक पहाड़ कटने के बाद इको टास्क फोर्स, हमारे रिटायर्ड आर्मी के लोगों ने उसको हरा भरा बनाया, मनसा देवी मसूरी के पहाड़। क्या ऐसा कुछ वृक्षारोपण पर आप ध्यान दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँगा कि इस दिशा में काम करने की बहुत आवश्यकता है। और उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो सभी को अच्छा पर्यावरण देने का काम करता है, चाहे यहाँ से शुद्ध वायु हो, शुद्ध जल हो, यहीं से जाता है, पूरे देश दुनिया को देने का काम करते हैं। और जो सड़कों का निर्माण हो रहा है सड़क के किनारे, हमने NHAI के लोगों से भी कहा है कि वो साथ साथ जितने भी सड़क बनाने वाली एजेंसियां हैं वो जहां सड़क का निर्माण कर रही हैं उसके साथ साथ पेड़ पौधों का भी रोपण करते हुए चलें। और हमारे यहाँ पर अभी हरेला पर्व आता है, आने वाला है, वो प्रकृति का पूजन का, प्रकृति संरक्षण का एक बड़ा पर्व है। उस पर्व में हम लोग प्रयास करेंगे। और आपने प्रश्न पूछा है और आपके इस प्रश्न के माध्यम से सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस प्रकृति संरक्षण के दिवस को एक ऐसे दिवस के रूप में मनाएं कि हर कोई पौधे का रोपण करेंगे। और वैसे भी हम करते हैं, हम देहरादून से इसकी शुरुआत करेंगे, कई लाखों पौध यहाँ पर रोपित होंगी, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में होगा, जिससे कि आने वाले समय में जो आपकी चिंता है या हमारे पर्यावरणविद लोगों की चिंता है वो चिंता कहीं ना कहीं कम हो, उस दिशा में हम सब काम कर पाएं। आखिरी सवाल महिलाओं पे कर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अंकिता का मामला आया था। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर में हमारी मीडिया में लगातार हमने कार्यक्रम किए। चिपको मूवमेंट आपको याद होगा, हमारी महिलाएं पेड़ों को गले से लगा लेती थी, और पहाड़ की जो महिलाएं बहुत परिश्रमी और कर्मठ होती, उनकी सुरक्षा को लेकर वो आगे बढ़े। बड़ी लड़कियां यहाँ पे काम कर रही हैं, और अभी आगे जो तमाम कार्यक्रम में मुझे मिला अवसर, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ जो यहाँ पर आ रही हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो लेकिन यहाँ की जो एक आम लड़की है वो आगे बढ़े, वो महफूज रहे, उसके लिए आप क्या संदेश? ये आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, हमारी प्राथमिकता है, उत्तराखंड एक मैं कहूँ कि मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है और माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश को चलाने में आज भी है, पहले भी रहा है, और इसकी स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे उत्तराखंड का आंदोलन आप देख लीजिए, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हमारी प्राथमिकता में हमने उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ ये हमारा जो लखपति दीदी योजना है, 1,25,000 माताओं बहनों को हमने अगले 2025 तक, जब हमारी राज्य स्थापना का 25 साल पूरा होगा, उन सभी को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको आच्छादित करके, उन योजनाओं में सम्मिलित करके उनको लखपति बनाने का हमने संकल्प लिया है। इसके साथ साथ 1,81,000 परिवार जो हमारे अंत्योदय के हैं, BPL से नीचे अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सभी को सरकार के द्वारा 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर रिफिल करने की भी योजना हम लाए हैं और ये योजना हमारी चल रही है। इसके अलावा रात्रि को जो मातृशक्ति को बीच में नौकरियों में नहीं रखा जाता था, वह भी हम लेकर आए हैं। हमारे लिए मातृशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का जवाब हमें दिया है।
और हमारी शुभकामनाएं आपको कि जो तमाम योजनाएं वो जमीन पे लागू हो जाए बस। नहीं, ये सब जमीन पर है, जितनी मैंने बोली है कोई एक भी नहीं है ऐसी कि जो है जमीन पर नहीं है, सारी जमीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।